हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार की एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मगध का प्रतापी राजा जरासंध किस वंश से संबंधित है? यानी कि जरासंध का संबंध मगध के किस वंश से रहा है? तो जरासंध जो है वह मगध के बृहदत्त वंश का एक प्रमुख शासक था। बृहदत्त वंश के संस्थापक स्वयं बृहदत्त थे और बृहदत्त के जो पुत्र थे वे थे जरासंध। तो इस प्रकार से जरासंध का संबंध बृहदत्त वंश से रहा है। जब हर्यक वंश की स्थापना होती है तो उससे पूर्व का जो समय होता है वहां पर बृहदत्त वंश ने शासन किया था। तो इस प्रकार से जरासंध का संबंध बृहदत्त वंश से है। तो एक का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उत्कर्ष कब से माना जाता है? तो बिहार का उत्कर्ष एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हर्यक वंश के समय से माना जाता है और हर्यक वंश के जो संस्थापक है वह है बिंबिसार और बिंबिसार के समय से ही बेसिकली एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उत्कर्ष माना जाता है। तो दो का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार का राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्कर्ष हर्यक वंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो बिंबिसार की जो राजधानी थी वह गिरिब्रज थी। गिरिब्रज का एक और नाम है राजगीर या राजगृह, लेकिन उस समय जिस समय बिंबिसार का शासन काल था उस समय इसे गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिब्रज बिंबिसार की राजधानी थी। और यह किस वंश से संबंधित शासक रहा बिंबिसार? तो बिंबिसार का संबंध रहा है मगध के हर्यक वंश से और इसी के समय से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उद्भव माना जाता है। तो बिंबिसार की राजधानी कहां पर थी? गिरिब्रज, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा ए। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, बिंबिसार ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकार घोषित किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अक्सर आप किसी भी पुस्तक या लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु शासक बना है। तो अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी था और अजातशत्रु को बिंबिसार ने उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को, बिंबिसार का सबसे बड़ा जो पुत्र था वह उसका नाम था दर्शक, तो बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अजातशत्रु ने दर्शक की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा था। तो वो अलग बात है, लेकिन प्रश्न आएगा कि किस पुत्र को उत्तराधिकार घोषित किया? तो आंसर आपको देना होगा कि अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक उत्तराधिकार घोषित किया था, यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 5वां नंबर प्रश्न है, मगध का पहला शासक कौन था जिसने अस्थाई सेना की नींव रखी है? तो अस्थाई सेना की जो नींव रखी है और जहां से मगध एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का उदय होता है और उसी समय एक सेना में हाथी सेना का प्रयोग करने की बात हो या फिर अस्थाई सेना की नींव रखने की बात हो, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उसका माना जाता है अस्थाई सेना की नींव रखी थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 6ठा नंबर प्रश्न है, बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो बिंबिसार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार और बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए तत्कालीन समय के 3 महत्वपूर्ण शासक, 3 महत्वपूर्ण रजवाड़ा ऐसा था जिसके साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। एक जो महत्वपूर्ण रजवाड़ा था उस समय का वह था कोसल। कोसल की जो राजकुमारी कोसल देवी थी उसके साथ इसने विवाह किया और कोसल के साथ संबंधों को एक मूर्त रूप देने की कोशिश की। इसके अलावा उस समय वैशाली जो गणराज्य था उसकी वहां की राजकुमारी चेल्हना के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और इसके अलावा तत्कालीन समय में पंजाब की मध्य राजकुमारी क्षेमा के साथ भी इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण रियासतों के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करके मगध को एक सुदृढ़ प्रांत के रूप में तब्दील किया। तो प्रश्न है कि बिंबिसार ने किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो यहाँ विकल्प के अनुसार कौशल और वैशाली दोनों होंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि A + B दोनों सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा कि 1 से अधिक सही है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के किस शासक ने गंगा
गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण किया था। तो सैनिक छावनी का निर्माण जो किया गया था वह अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। बेसिकली उस समय अजातशत्रु को वैशाली के आक्रमण का भय सता रहा था, इसीलिए वैशाली के आक्रमण से बचने के उद्देश्य से इसने गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण किया। बेसिकली यह वैशाली पर आक्रमण करना चाहता था, इसीलिए एक सैनिक छावनी का निर्माण किया था ताकि बीच में रहकर युद्ध का नेतृत्व सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अजातशत्रु ने गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर सैनिक छावनी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस शासक के आक्रमण की आशंका को देखते हुए राजगीर की किलेबंदी कराई थी? तो दोस्तों राजगीर की किलेबंदी जो कराया था अजातशत्रु ने, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अवंती के जो शासक थे उस समय उसके आक्रमण के भय से इसने राजगीर की किलेबंदी करा दी थी। सुदृढ़ रूप से राजगीर की किलेबंदी कराई ताकि अवंती जो है हमारे ऊपर सफल आक्रमण ना कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजगीर की किलेबंदी कराई किसके शासक के आक्रमण की भय को देखते हुए? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अवंती के शासक के आक्रमण को देखते हुए इसने किलेबंदी कराई। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। 9वां नंबर प्रश्न है, अजातशत्रु को भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध की वंदना करने संबंधी लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अजातशत्रु के, जब आप अजातशत्रु के समय का शासन का दौर देखेंगे तो उस समय इस जो भरहुत स्तूप था, भरहुत स्तूप पर महात्मा बुद्ध की वंदना करते हुए इसके लेख अंकित किए गए हैं, और उस पर जिसका अंकन किया गया, लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यह सेंटेंस भी पूछ सकता है। अजातशत्रु भगवती वंदते, अजातशत्रु भगवती वंदते लिखा हुआ है, यानी कि अजातशत्रु की भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध की वंदना करने संबंधी लेख भरहुत स्तूप से प्राप्त हुए हैं, जहां पर लिखा गया है कि अजातशत्रु भगवती वंदते। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 10 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उनके अवशेषों पर स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया? इसका आप लोग विकल्प देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उनके अवशेषों पर स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजगीर में उसने अपने बेसिकली अगर शासन काल के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो शासन काल के 8वें वर्ष में अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के पश्चात राजगीर में उनके अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला 10 नंबर प्रश्न है, प्रथम जैन बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखेंगे कि इतिहास के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियां हुई है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन, ये 4 स्थान हैं। तो प्रश्न है कि पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर के अंतर्गत किया गया था 483 BC में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा जो था वह कनिष्क। तो आपको चारों बौद्ध संगीति का नाम याद रखना है, स्थान याद रखना है, अध्यक्षता याद रखना और शासनकाल याद रखना है। तो पहली बौद्ध संगीति जो कि राजगीर में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में 483 BC में, तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 12 नंबर प्रश्न है, अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल कौन था? विकल्प है बिंबिसार, उदयन, नागदशक, घनानंद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, ये थोड़ा सा विकल्प आपको यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा, ऊपर नीचे हो गया है, एक स्लाइड में नहीं दिख पा रहा है। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान चंपा का राज्यपाल कौन था? तो अजातशत्रु का जब शासनकाल था उस समय चंपा का राज्यपाल था अजातशत्रु का उत्तराधिकारी और अजातशत्रु का पुत्र उदयन। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो पाटलिपुत्र में पहले क्या था, हमने बताया कि हर्यक वंश में, जब देखिए हर्यक वंश के अंतर्गत जब बिंबिसार का समय आता है तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी को राजगीर बनाया था, राजगृह या गिरिव्रज। तो ये रह जाता, अजातशत्रु के समय में भी राजधानी यही रहता, गिरिव्रज या राजगीर। इसके बाद जब उदयन शासक बनता है तो उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी।
अगला है 14 नंबर प्रश्न है, उदयीन ने अपने शासनकाल के दौरान किस स्थान पर जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उदयीन जो है वह जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है, ठीक है, यह जैन धर्म का अनुयायी उदयीन है वह माना जाता है। और इसने पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र के बेसिकली मध्य, उस समय का एरिया अगर देखेंगे पाटलिपुत्र का वर्तमान एरिया, तो पाटलिपुत्र के मध्य में इसने एक जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उदयीन ने अपने शासनकाल के दौरान किस स्थान पर जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाटलिपुत्रा में। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मगध के निम्नलिखित वंश को शासन के कार्यकाल के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 4 वंश दिए गए हैं, मौर्य, हर्यक, शिशुनाग और नंद। इन चारों जो वंश हैं, इन चारों वंश को आपको कार्यकाल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है, क्रमबद्ध रूप से लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं चारों को संक्षेप में बता दे रहा हूँ, अब समय समझ जाइए कि क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले हर्यक वंश का ले रहे हैं, क्योंकि मगध की राजनीतिक सत्ता का उदय हर्यक वंश से माना जाता है। हर्यक वंश का जो शासनकाल रहा है 544 से 412 बीसी तक हर्यक वंश रहा है, ठीक है। हर्यक वंश के समय हर्यक वंश के पश्चात आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल रहा है 412 से 344 बीसी तक का समय माना जाता है। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। नंद वंश का जो समय है 344 से लेकर 321 बीसी तक माना जाता है। और नंद के बाद आता है मौर्य वंश, 321 से लेकर 184 बीसी तक इसका काल माना जाता है। अब स्वयं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कि क्या आंसर आ रहा है। क्रमबद्ध रूप से मगध वंश के शासन को बताना है तो स्वाभाविक रूप से हर्यक वंश पहले आएगा, उसके बाद शिशुनाग वंश, यानी कि पहले हर्यक है, फिर शिशुनाग है, फिर नंद है, फिर मौर्य वंश है। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यह है आपका क्रमबद्ध रूप में यहाँ पर लिखा हुआ। अगला 16 नंबर प्रश्न है, शिशुनाग के कार्यकाल में मगध की राजधानी कहाँ थी। यानी कि जिस समय शिशुनाग मगध का शासक बना था उस समय मगध की राजधानी कहाँ थी। तो हमने बताया था कि स्टार्टिंग में मगध की राजधानी राजगिरी होती है, उसके बाद फिर राजधानी पाटलिपुत्र आती है। लेकिन शिशुनाग ऐसा शासक है जिसके समय में 2 राजधानियां थी, ठीक है। इस समय में 2 राजधानी होती है, और ये जो 2 राजधानी होती है वह वैशाली और गिरिब्रज दोनों जगह इसने अपनी राजधानी को बनाया। तो शिशुनाग के कार्यकाल में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर वैशाली और गिरिब्रज दोनों होगा, यानी कि इसका आंसर बी + सी = इसका आंसर 1 से अधिक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला 17 नंबर प्रश्न है, कालाशोक किस वंश से संबंधित शासक है। हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश और बृहदत्त वंश। तो कालाशोक जो है वह शिशुनाग वंश का शासक है। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक हैं वह तो शिशुनाग हैं, शिशुनाग। लेकिन शिशुनाग के बाद जो दूसरे नंबर पे जो शासक बनते हैं वह कालाशोक, ठीक है। तो कालाशोक किस वंश का शासक है, तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित शासक है, जो कि शिशुनाग के पश्चात शासक बनता है मगध का। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था। अभी हमने बताया 4 बौद्ध संगीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी, दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी, ठीक है, यह है। और तीसरी बौद्ध संगीति 251 बीसी, और फिर प्रथम शताब्दी में, प्रथम सदी, इसका प्रथम सदी ये है। यह चारों बौद्ध संगीति का यहाँ पर समय दिया हुआ है। अब स्वयं बताइए द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 19 नंबर प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। अभी हमने बताया शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है, और नंदीवर्धन जो था वह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 20 नंबर प्रश्न है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का पहला शासक कौन था। यानी कि मगध का ऐसा पहला शासक कौन था जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में भी अपनी विजय पताका और अपनी जो वहाँ विंध्य के जो दक्षिण में स्थित प्रांत हैं, रजवाड़े थे उस समय के, उसे विजित किया, उसे जीता। तो दोस्तों
इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महापद्म नंद। और महापद्म नंद के समय में ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक जो सीमा विस्तार हुआ है, बाद में आगे जाकर कई सारे शासक होते हैं, लेकिन महापद्म नंद ने उस समय तक के उसके पहले जो हर्यक वंश, सुनाग वंश जो आए हैं उस दौरान जो जितने भी अपनी सीमा का विस्तार किया, सर्वाधिक सीमा का विस्तार महापद्म नंद ने किया था। और इसने यहाँ तक कि कलिंग को भी महापद्म नंद ने पहली बार जीता था। ठीक है, अशोक आगे जाकर जीतता है, लेकिन अशोक से पहले महापद्म नंद उसे विजित कर लेता है। तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में मगध का पताका किसने फहराया? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 21 नंबर प्रश्न है, कलिंग को सर्वप्रथम किस मगध के शासक ने विजित किया? विकल्प है अशोक, अजातशत्रु, घनानंद, महापद्म नंद, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया कि कलिंग को सर्वप्रथम किस मगध शासक ने विजित किया? तो डी नंबर विकल्प अभी हमने बताया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महापद्म नंद ने कलिंग को सर्वप्रथम जीता था। और विंध्य पर्वत के दक्षिण में भी कई सारे प्रांतों को इसने जीता था। और जब महापद्म नंद इस पर विजित कर लेता है, तो उसके पश्चात जब मौर्य में देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब बिंदुसार शासक बनता है, तो उस समय कलिंग स्वतंत्र हो जाता है और इसके बाद फिर अशोक उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो इस प्रकार, लेकिन सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम किस शासक ने जीता, तो इसका आंसर बेशक हो जाएगा महापद्म नंद, यानी कि विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, कली का अंश किस शासक का उपनाम है? तो कली का अंश महापद्म नंद को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कली का अंश, या फिर इसे सर्वछत्रांतक, दूसरे परशुराम का अवतार। ठीक है, दूसरे परशुराम अवतार मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग समझ जाए। दूसरे परशुराम का अवतार, ये सब कई सारे उपनाम हैं, आप उपनाम को भी याद रखिए। कली का अंश, सर्वछत्रांतक, दूसरे परशुराम का अवतार, ये सभी महापद्म नंद का उपनाम है। और महापद्म नंद जो कि नंद वंश का प्रमुख शासक रहा है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का शासक कौन था? विकल्प हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय यहाँ का शासक कौन था? अब प्रश्न है कि आखिर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण कब हुई थी, ये जानेंगे तभी तो हम पता लगा सकते हैं कि उसमें मगध का शासक कौन था। तो महात्मा बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण की जो घटना घटित हुई थी, 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं कार्यकाल के दौरान। तो अगर अजातशत्रु के कार्यकाल को देखें, तो अजातशत्रु 492 से 460 बीसी तक शासक रहा है। बिंबिसार 544 से लेकर 492 बीसी तक यह बिंबिसार शासक रहा है। तो 483 बीसी तो इसमें आएगा नहीं, तो बिंबिसार होगा नहीं। अजातशत्रु 492 से लेकर 460 बीसी तक शासक रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय अजातशत्रु मगध का एक प्रमुख शासक था। 23 का आंसर बी। 24 नंबर प्रश्न है, मगध के किस शासक ने सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग किया था? तो हाथी का प्रयोग हमने बताया कि जब मगध का जो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हर्यक वंश से माना जाता है, और हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उस समय मगध में पहली बार अस्थाई सेना की नींव भी रखी थी, साथ ही साथ हाथी सेना का भी यूज किया। इसीलिए बिंबिसार को आप देखेंगे तो सेनानी के रूप में इसे जाना जाता है, सेनिया के रूप में भी इसे जाना जाता है। हालांकि सेनानी पुष्यमित शुंग का भी टाइटल रहा है, वो अलग है, लेकिन यहाँ पे हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार, तो उन्हें भी सेनिया की उपाधि दी जाती है। किस लिए? क्योंकि सेना में पहली बार इसने हाथी का प्रयोग किया, पहली बार अस्थाई सेना की नींव रखी, इसीलिए। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिंबिसार ने पहली बार सेना में हाथी का प्रयोग किया है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, कुनिक किसका उपनाम था? विकल्प देख लीजिए, उदयीन, अजातशत्रु, बिंबिसार, बृहदत्त, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कुनिक किसका उपनाम था? तो कुनिक अजातशत्रु का उपनाम था, और अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक रहा, ये आप जानते ही हैं। तो कुनिक किसका उपनाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अजातशत्रु को कुनिक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा है। अगर
आप लोग इसका PDF ज्वाइन करना, PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पे जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर निरंतर समय अंतराल पर आपको PDF की प्राप्ति होती रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।